गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास करते हैं, हमारी आज की स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखो यूकैरियोट्स के प्रोकैरियोट के दोनों कोशिकाओं की संरचना हम लोगों ने पढ़ ली अच्छी तरीके से, और इसके अलावा हमने दोनों के उदाहरण एग्जाम्पल भी पढ़ लिए हैं। अब एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में अंतर को स्पष्ट कीजिए या एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड द प्रोकैरियोटिक सेल। तो वो क्या है कि टेबुलर फॉर्म में अगर पूछा जाए या फिर हम टेबुलर फॉर्म में आंसर दें, टेबल सारणी के रूप में अगर हम आंसर दें तो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो उसी हिसाब से मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। हालांकि सब कुछ हमारा पहले पढ़ा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें अलग से हमें कुछ नई चीज़ें नहीं बतानी। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कई बच्चों को परेशानी होती है कि हमें टेबुलर फॉर्म में वो कैसे लिखना है, तो वो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। हम उसको पढ़ लेते हैं कि दोनों के अंदर क्या क्या फ़र्क होता है। टेबल के हिसाब से पढ़ने से एक और फ़ायदा होता है कि दोनों के बीच में कंपेरेटिव स्टडी हमें पता चल जाती है कि ठीक है ना, दोनों में हाथ के हाथ हम जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों में हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। टेबल बनाएंगे हम। सबसे पहला इधर आपको लिखना है सीरियल नंबर, यहाँ पर आपको सेकंड कॉलम बनाना है, इसमें लिखना है कैरेक्टर यानी लक्षण। यहाँ प्रोकैरियोट, और जो लास्ट कॉलम होगा चौथा कॉलम उसमें यूकैरियोट। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टर सीरियल नंबर 1, पहला कैरेक्टर यानी पहला लक्षण यूकैरियोट का, प्रोकैरियोट का। सबसे पहला इनका आमाप यानी कि इनकी साइज, इनका आमाप। ठीक है, हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फिक्स वो नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में साइज कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, या ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता, पर फिर भी हम इसको एक बार देखेंगे तो सही। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्यतः छोटी होती हैं, 0.02 से 2 माइक्रोन तक होती हैं, 2 माइक्रोमीटर तक होती हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं लगभग 2 माइक्रोन से ज़्यादा बड़ी होती हैं। माइक्रोन का अर्थ है 1 माइक्रोमीटर का अर्थ है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये माइक्रोन का मतलब है। माइक्रोमीटर या माइक्रोन, इसको कुछ भी लिख दिया जाता है। दूसरा है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, दोनों में ही उपस्थित होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति कुछ अलग प्रकार की होती है। वो बनी होती है अमीनो एसिड की, शुगर्स की और म्यूरामिक एसिड्स की। ये बनी होती है अमीनो एसिड, शुगर और म्यूरामिक एसिड की। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर बनी होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोरोनिक एसिड। तो शुगर और अमीनो एसिड मिल करके बनाते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन या एन एसिटाइल गैलेक्टोरोनिक एसिड। जब बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे वहाँ पे इनकी संरचना आपको अच्छे समझ में आ जाएगी सेकेंड ईयर में। अभी तो आपको केवल नाम याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा हम जब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, जब बैक्टीरिया को डिटेल स्टडी करेंगे, वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या क्या होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोरोनिक एसिड ये क्या क्या होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति 2 प्रकार से जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल जो हैं, जंतु कोशिकाएं, उनमें अनुपस्थित होती है। ठीक इसके उलट पादप कोशिकाओं में, कवक में, एल्गी के अंदर यह उपस्थित होती है। प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है,
फंगाई में हमने पढ़ा था कि फंगस जो है उनके अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। एल्गी के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है ना। और प्लांट के अंदर बनी होती है सेलुलोज, हेमिफेलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, काइटिन, इन सभी की। तो आप लिख लीजिए प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एल्गी, फंगाई। प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एल्गी एंड फंगाई किस किस की बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, ये हैं प्लांट पादपों की बनी होती है हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन की। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति बनी होती है हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन की। काइटिन की बनी होती है फंगस में, फंगाई यानी कवक जो है उसमें बनी होती है काइटिन की, और सेलुलोज की बनी होती है एल्गी। एल्गी जो है इसमें बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी हुई होती है एल्गी में, ठीक है। तो ये होगी बात हमारी कोशिका भित्ति की। इसके बाद आते हैं अंतः प्रद्रवी जालिकाएं। तीसरा पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतः प्रद्रवी जालिकाएं। अंतः प्रद्रवी जालिकाएं प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होती हैं। अनुपस्थित यानी एब्सेंट। यूकैरियोट के अंदर उपस्थित होती हैं यानी प्रेजेंट। यूकैरियोट में ये पाई जाती हैं, वहाँ पे ये उपस्थित होती हैं। 3 बिंदु हो गए हमारे। नेक्स्ट आता है चौथा, गोल्जी बॉडी। यानी गोल्जी काय। फिर से यहाँ पे अनुपस्थित, एब्सेंट, यूकैरियोट के अंदर उपस्थित यानी प्रेजेंट। गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी कॉय प्रोकैरियोट के अंदर अनुपस्थित होती है और यूकैरियोट के अंदर यह उपस्थित होती है। 5वां लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम प्रोकैरियोट के अंदर अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोट में अनुपस्थित और यूकैरियोट में उपस्थित होता है। लाइसोसोम प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोट में उपस्थित होता है। लाइसोसोम के बाद 6th पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट और यूकैरियोट में यह प्रेजेंट होता है।
यूकैरियोट में यह प्रेजेंट होता है यानी उपस्थित होता है। सातवां बिंदु है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। मैंने इसको हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसे हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में साइनोबैक्टीरिया एक एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके बारे में हमने बात की थी। इसमें थैलिकॉइड्स पाए जाते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, चपटी थैलीनुमा संरचना होती है थैलिकॉइड, जिनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए उपस्थित सभी वर्णक यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। जबकि यूकैरियोट के अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक यानी कि जो पिगमेंट्स हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोफिल है, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में उपस्थित होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक खास बात है, क्लोरोप्लास्ट केवल प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में और एल्गी में ही पाए जाते हैं, फंगस के अंदर और यह एनिमल्स में नहीं होते। एब्सेंट इन फंगस और एनिमल्स, फंगस और एनिमल्स में ये एब्सेंट होते हैं। प्रोटोजोअन्स में भी जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें भी क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता। ठीक है, ये होगी बात हमारी। अब बात आती है राइबोसोम्स की। राइबोसोम जो है यह है प्रोकैरियोट के अंदर 70S टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट में राइबोसोम जो है वो 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोट में 80S प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोट में 70S जबकि यूकैरियोट में 80S प्रकार के होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, इन दोनों में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S प्रोकैरियोट की संरचना के जैसे होते हैं। 70S इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 70S टाइप के होते हैं क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, और 80S टाइप के होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यहाँ पे केवल साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम होते हैं, वो प्रकार के होते हैं 70S टाइप के। अगली बात आती है, ये बुक में आपके 9वां पॉइंट है, मैंने इसको 8वें पॉइंट में ही कंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रियोल, तारककाय। तारककाय यानी कि सेंट्रियोल। तारककाय यानी सेंट्रियोल जो है यह कोशिका में केंद्रक के पास उपस्थित एक छोटा सा अंग होता है, छोटा सा कोशिकांग होता है। ये केंद्रक है, इसके पास एक यहाँ पर उपस्थित छोटा सा कोशिकांग होता है, इसे बोलते हैं सेंट्रियोल। जब कोशिका विभाजन होता है तो सेंट्रियोल दो भागों में बढ़ जाता है, आधा सेंट्रियोल यहाँ आ जाता है और आधा सेंट्रियोल जो होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। कोशिका के अंदर उपस्थित जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, गायब हो जाती है, और क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो क्रोमोसोम के रूप में बढ़ जाता है। इस प्रकार से हो जाता है। अब ये जो सेंट्रियोल होते हैं इनसे स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल तंतु निकलते हैं,
जो कि क्रोमोसोम्स पे आके जुड़ते हैं। तो एक क्रोमोसोम के दो टुकड़े हो जाते हैं, आधा टुकड़ा नीचे चला जाता है, आधा टुकड़ा ऊपर चला जाता है। स्पिंडल फाइबर इनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब वापस क्रोमोसोम अपनी अपनी दिशा में पहुंच जाते हैं, ये 4 क्रोमोसोम ऊपर पहुंच गए और 4 क्रोमोसोम नीचे पहुंच गए, तो इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बन जाती है और बीच में कोशिका का विभाजन हो जाता है। ये सेल डिवीजन होता है। तो ये क्रोमोसोम्स को कोशिका के दोनों हिस्सों में या दोनों पोल्स में या दोनों ध्रुव में खींचने का काम करते हैं सेंट्रियोल यानी तारककाय। लेकिन चूंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोशिका विभाजन ही नहीं होता, तो वहाँ पे सेंट्रियोल्स एब्सेंट होंगे, अनुपस्थित होंगे। ये इसका लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब एब्सेंट है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिख के आना है। एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिखो, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है। मैं तो केवल फटाफट काम चलाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। एब्सेंट ये है प्रेजेंट, इसका मतलब प्रेजेंट है यानी उपस्थित। ठीक है, तारककाय यानी सेंट्रियोल्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं प्रोकैरियोट में और अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोट में, उपस्थित होते हैं यूकैरियोट में। 10वां न्यूक्लियस यानी केंद्रक। यहाँ पे आद्य प्रकार का केंद्रक होता है यानी कि प्रिमिटिव, या हम कह सकते हैं केंद्रक होता ही नहीं है। आद्य प्रकार का होता है या प्रिमिटिव प्रकार का केंद्रक होता है। ठीक इसके उलट यहाँ पे केंद्रक जो है वो सुसंगठित होता है यानी डेवलप्ड होता है। सुसंगठित या इसको कह सकते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड। सुसंगठित यानी वेल ऑर्गेनाइज। क्या फर्क होता है दोनों में? हम लोग इस फर्क को पहले भी पढ़ चुके हैं या फिर से बता रहा हूं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है, और जो उसका क्रोमेटिन नेटवर्क होता है यानी जो क्रोमोसोम्स तो उसमें होता ही नहीं, क्रोमेटिन नेटवर्क जेनेटिक मेटेरियल होता है वो खुला हुआ एक दिशा में एक तरफ पड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना, इसके चारों तरफ कोई कोशिका झिल्ली उपस्थित, केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ नहीं होती। ठीक इसके उलट यूकैरियोटिक सेल्स में जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो क्रोमोसोम्स के रूप में प्रेजेंट होता है। जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो क्रोमोसोम्स के रूप में प्रेजेंट होता है। इसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ उपस्थित होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट हैं उनमें आद्य प्रकार का प्रिमिटिव टाइप का केंद्रक है, जबकि जो यूकैरियोट है उनमें सुसंगठित यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड टाइप का केंद्रक यानी न्यूक्लियस उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एब्सेंट होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है, ठीक इसके उलट यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में एब्सेंट है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली के बाद बारी आती है क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र,
एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम बाद में लिख रहा हूँ अनुपस्थित ताकि आप भूल ना जाएं इसका क्या मतलब है। हर एक में नहीं लिख रहा है इसका मतलब ही नहीं कि आपको नहीं लिखना, ठीक है। हिंदी वाले लिख लेंगे अनुपस्थित, जो इंग्लिश वाले हैं वो लिख लेंगे एब्सेंट, एब्सेंट को ढंग से लिख लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं यानी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट लिख दिया, ठीक है ना। 13वां डीएनए, ये हम इसको लिख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल। डीएनए यहाँ पे द्विआरोही, डबल स्ट्रैंडेड, द्विरज्जुक, यानी डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना होता है, ओपन और नेकेड होता है, ठीक है। खुला, नेकेड और लीनियर, गलत बोल गया, क्लोज्ड, नेकेड और सर्कुलर होता है। क्लोज को बोल देते हैं हम बंद, नग्न और वलयकार। वलयकार होता है। यहाँ पर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, डीएस यानी डबल स्ट्रैंडेड। अब अपने आप समझ जाइए, डीएस यानी डबल स्ट्रैंडेड यानी द्विरज्जुक, ओपन, लीनियर और पैक्ड विद हिस्टोन प्रोटीन्स, पैक्ड विद प्रोटीन्स, प्रोटीन के साथ पैक्ड के रूप में होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड यानी द्विरज्जुक, खुला, रेखीय, ये आप लिख लीजिएगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक होता है यानी कि क्रोमोसोम के रूप में होता है। ये डीएनए की संरचना है। लेकिन प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में कुछ एक सेल्स ऐसे होते हैं, जैसे यीस्ट सेल हो गई, कुछ फंगस के सेल ऐसे होते हैं, उनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एलिमेंट भी पाए जाते हैं। यानी कि ऐसे डीएनए भी होता है जो कि मुख्य क्रोमोसोम से या मुख्य जेनेटिक पदार्थ से अलग रूप में रहता है। जैसे कि हम बैक्टीरिया की बात करें, जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में केंद्रक है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है ना। कोई क्रोमोसोम संरचना नहीं है, डीएनए प्रेजेंट है। इस डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया में जगह जगह थोड़े छोटे छोटे गोल संरचनाएं और पाई जाती हैं जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट कहलाते हैं। इन्हें बोलते हैं प्लास्मिड। ये प्लास्मिड यीस्ट में और कुछ फंगस में, जैसे यीस्ट भी फंगस है, और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में ये प्लास्मिड उपस्थित होते हैं। बैक्टीरिया में और फंगस में ये प्लास्मिड्स उपस्थित होते हैं। ये मैं यहाँ नहीं लिखवा रहा, मैंने आपको केवल अलग से एक नॉलेज दे दी, ठीक है। अब बात आती है हिस्टोन्स की।
हिस्टोन प्रोटीन की। हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनके साथ मिलकर के ही डीएनए जो है वो क्रोमोसोम की संरचना का निर्माण करता है। ये हिस्टोन प्रोटीन हो गए। इसके बाद बात आती है वैक्यूल्स की, यानी रिक्तिकाओं की। 15वां वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं। वैक्यूल्स यानी रिक्तिका अनुपस्थित होती हैं, यूकैरियोट में उपस्थित होती हैं। उपस्थित होती हैं, एब्सेंट और प्रेजेंट, एब्सेंट और प्रेजेंट। इसके बाद बात बचती है कशाभिकाओं की, यानी फ्लैजिला की। कशाभिकाएं यानी फ्लैजिला। कशाभिकाएं फ्लैजिला ये उपस्थित भी हो सकती हैं, अनुपस्थित भी हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। एब्सेंट और प्रेजेंट दोनों तरह की हो सकती है, लेकिन सरल संरचना इनकी होती है, सिंपल होती हैं। ठीक है, प्रेजेंट भी हो सकती हैं और एब्सेंट भी हो सकती हैं। दे मे बी प्रेजेंट, दे मे बी एब्सेंट, लेकिन इनकी जो संरचना होती है वो सिंपल होती है। ठीक है, यहाँ क्या है, उपस्थित होती है। सभी कोशिकाओं में जरूरी नहीं कि हो, ऐसी कोशिकाएं या ऐसे जीव जो चल होते हैं, जो मोटाइल होते हैं, जो गति करते हैं, उनके अंदर मिलती है, लेकिन इनकी संरचना जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। बुक में आपके लिखा है 9+2 अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट क्या है, ये जब हम ये जब हम पढ़ेंगे आगे फंगस वगैरह के अंदर या प्रोटोजोआ में, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा 9+2 क्या है, अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, ये एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल का, प्रोटीन्स का अरेंजमेंट है। जो कशाभिकाएं हैं ये प्रोटीन फाइबर्स की बनी होती हैं, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो उन ट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है, इस तरह से बनता है। देखो एक रफ आइडिया मैं भी आपको दे देता हूँ। अगर हम एक फ्लैजिला को इस तरह से ट्रांसफर्स कट करें, अगर हम एक फ्लैजिला को ट्रांसफर सेक्शन में काट दें, ठीक है, मान के चलने की फ्लैजिला है, ये सेल है, पूरा बोर्ड सेल है और ये फ्लैजिला है यहाँ पे। ठीक है ना, इस फ्लैजिला को हम अगर ट्रांसफर्स इस तरह से काट दें और यहाँ से इसको अगर देखें, यहाँ से देखें तो इसमें 9 प्रोटीन फाइबर दिखते हैं हमें। हर प्रोटीन फाइबर में आगे फिर 2 और होते हैं। नौ, और बीच में 2 प्रोटीन फाइबर अलग होते हैं। तो ये है 9 प्रोटीन फाइबर, यानी कि 9 रेशे तो चारों तरफ होते हैं और 2 रेशे बीच में होते हैं। ठीक है ना, ये जो 9 रेशे हैं ये इन 2 रेशों से अलग हैं। आपको 2 दिख रहे हैं, लेकिन ये 2 को एक ही माना गया है। ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे, अभी तो केवल आपको इतना ही बताया। तो इसलिए इसे 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह अरेंजमेंट नहीं मिलता, एब्सेंट होता है। ठीक है, अब बात आती है फैगोसाइटोसिस की। फैगोसाइटोसिस यानी कि कोशिकासन।
देखो ये आपके एक ही दिया हुआ है, जबकि ये दो प्रकार का होता है, कोशिकासन शब्द ही दिया है। यह दो प्रकार का होता है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। इसे बोलते हैं कोशिकापन। ठीक है, ये क्या है? जब भी कोई कोशिका बाहर से किसी प्रकार के भोजन को खा जाती है, ग्रहण कर जाती है, तो उसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। आप एक ही ध्यान रखिए, आपको केवल एक की तरफ ही ध्यान देना है, फेगोसाइटोसिस की तरफ, यानी कि कोशिका के द्वारा किसी बाहरी पदार्थ का भक्षण कर जाना या उसको निगल जाना, ये कहलाता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। और सबसे लास्ट में आता है सेल डिवीज़न। बुक में आपके लिखा है समसूत्री विभाजन, यह दोनों प्रकार का हम लिखना चाहिए। सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन, चाहे वो समसूत्री हो चाहे वो अर्धसूत्री हो, यानी कि कोशिका विभाजन। यहाँ एब्सेंट और यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कोशिका विभाजन उधर एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और यूकैरियोटिक सेल्स में कोशिका विभाजन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने पढ़े हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स के बीच में। ये टेबुलर फॉर्म में हमने पढ़ लिए। आपको ये टेबल ऐसे कैसे याद कर लेनी है ताकि आपको एग्जाम में लिखने में और समझने में आसानी हो। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक हम आज और देख रहे हैं, वो है जंतुओं का या प्राणी जीवों का वर्गीकरण। यह है जीव जगत का वर्गीकरण। आप लोगों ने 100% सिस्टमेटिक्स में इसको पढ़ लिया होगा वर्गीकरण को। मैं केवल आपको 5 किंगडम सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, जीव जगत के वर्गीकरण, जीवों को सबसे पहले 2 प्रकार में या 2 भागों में बांटा गया था। एक थे एनिमल और एक थे प्लांट्स, यानी कि प्राणी और पादप। लेकिन जैसे जैसे नए नए जीवों की खोज होती गई, उनकी संरचनाओं का, उनके फंक्शंस का, उनके कार्य का अध्ययन होता चला गया, तो उन जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार के विभेद जब पहचाने गए, तो आखिर में चलते चलते 3 किंगडम सिस्टम आया, फिर 4 किंगडम सिस्टम आया, और सबसे लास्ट में 5 किंगडम सिस्टम आया, जिसको विटेकर ने प्रपोज, E.H. हैकल ने प्रपोज किया था। सॉरी, विटेकर ने जिसको प्रपोज किया था, R.H. विटेकर। और इन्होंने सभी जीवों को, जितने भी जीव थे, उनको 5 अलग अलग जगत में बांटा। ठीक है, 5 किंगडम में बांटा, इसलिए ये कहलाता है 5 किंगडम सिस्टम।
5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का 5 जगत सिद्धांत। वर्गीकरण का 5 जगत सिद्धांत। इसके आधार पर सभी जीवों को 5 जगतों में, 5 किंगडम्स में बांटा गया। सबसे पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। सबसे पहला प्रकार का जो जगत है वो है मोनेरा। फर्स्ट टाइप इज किंगडम मोनेरा। इसमें इंक्लूड हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, यानी कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो थे इस किंगडम मोनेरा के अंदर डाले गए। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं वो सभी इसके अंदर किंगडम मोनेरा के अंदर यानी जगत मोनेरा के अंदर क्लासिफाई कर दिए गए। ठीक है ना। इनके अंदर जो पोषण की इंजेक्शन विधि का अभाव होता है, यानी कि ये किसी प्रकार से भोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये हो गए किंगडम मोनेरा। दूसरे प्रकार के थे किंगडम प्रोटिस्टा। दूसरे प्रकार के हैं किंगडम प्रोटिस्टा। सेकेंड टाइप के हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, फोटोसिंथेसिस इनके अंदर हो सकता है, और इसके अंदर इंजेक्शन विधि भी होती है। कुछ कुछ कंडीशन में ये मोटाइल भी होते हैं, यानी कि गति भी कर सकते हैं। इसके अंदर इंक्लूड किए गए यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट्स हैं। कौन कौन से? एल्गी, प्रोटोजोआ, एल्गी, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड। एल्गी, प्रोटोजोआ और स्लाइम मोल्ड। श्लेष्म फफूंदी या श्लेष्म कवक जो हमने कल पढ़ा था। तीसरे हैं किंगडम फंगाई। यानी फंगस। तीसरे प्रकार के हैं किंगडम फंगाई यानी फंगस। इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और जो भोजन होता है ये एब्जॉर्प्शन विधि के द्वारा करते हैं। अधिकतर ये सेप्रोफाइट होते हैं या पैरासाइटिक नेचर की होती हैं। फंगस, ये इसका नाम ही है फंगस। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड है फंगाई। चौथे हैं किंगडम प्लांटी। चौथे प्रकार का है किंगडम प्लांटी। इनको यानी पादप जगत, इसमें आते हैं प्लांट्स, इन्हें फाइटोजोआ भी कहते हैं। और सबसे लास्ट में है किंगडम एनिमलिया। सबसे आखिरी है किंगडम एनिमलिया यानी एनिमल्स। सभी एनिमल्स जो प्राणी हैं, जंतु हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड हैं। लास्ट में है एनिमल्स यानी किंगडम एनिमलिया। तो ये 5 किंगडम सिस्टम है जिसके आधार पे सभी जीवों को 5 वर्गों के अंदर बांटा गया है, 5 जगत में बांटा गया है। पहला है किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम फंगाई और चौथा किंगडम प्लांटी और सबसे लास्ट में है किंगडम एनिमलिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 किंगडम सिस्टम। ये एनिमलिया यानी जंतु।
ठीक है बच्चों, तो आज हम हमारी क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कल हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे, हमारी अगली क्लास में हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं हम। थैंक यू।